Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर.के. शर्मा के ऊपर। आज अपन लोग आप बात करेंगे AHDP फर्स्ट ईयर की जो सब्जेक्ट है पशु प्रबंधक मैनेजमेंट LPM, जिसके बारे में अपन लोग चर्चा कर रहे थे, जिसमें से अपना कल वाला चैप्टर चल रहा था पशु आवास व्यवस्था, पशुओं के लिए आवास व्यवस्था, जिसमें से अपने कुछ चैप्टर हो गए थे कंप्लीट। पशु आवास व्यवस्था में आप लोगों को बता दिया था कि पशु आवास व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ती है। प्रतिकूल मौसम से बचाने के लिए, पशुओं से अच्छा उत्पादन लेने के लिए, पशुओं की चोरों से सुरक्षा करने के लिए किया जाता है, पशुओं के स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए किया जाता है। लास्ट में देखा कि पशु आवास व्यवस्था है कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है, खुली आवास व्यवस्था, बंद आवास व्यवस्था। खुली आवास व्यवस्था के अंदर अपन लोगों ने देखा था कि जो पशुओं को अपन क्या करते हैं, मुक्त रूप से खुला रहकर स्वतंत्र रहकर पालते हैं। बंद आवास व्यवस्था में क्या करते हैं, पशुओं को एक जगह पर बांध कर पाला जाता है। बंद आवास व्यवस्था में बांधने के आधार पर जो प्रणाली है उसको 2 भागों में बांटा गया था, 1 पंक्ति और 2 पंक्ति। एक पंक्ति में एक साइड में बांधते हैं, 2 पंक्ति के अंदर अपन ने फिर से इनको 2 भागों में बांटा गया था। पूंछ से पूंछ और सिर से सिर विधि के अंदर, पूंछ वाली विधि के अंदर दोनों पशुओं के एक दूसरे के आमने सामने पूंछ होती है, सिर वाली में एक दूसरे के सिर जो होती है वो अपने सिर होते। इसके बाद में आज अपन लोग चर्चा करते हैं कि पशुशाला की, उसके बाद में मैंने आपको कुछ इकाइयाँ बताई थी, जो कुछ इकाइयाँ होती हैं पशुशाला के अंदर अपन को किन किन की आवश्यकता होती है, जिसके बारे में अपन लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि पशुशाला की इकाइयाँ, पशुशाला की इकाइयाँ की कौन कौन सी इकाइयाँ होती है, जिसमें से सबसे पहले होता है बाह्य दीवार। सबसे पहले बात करते हैं, इसमें मैं बात नहीं कर रहा कि खुली आवास व्यवस्था है कि बंद आवास व्यवस्था, ओनली इतनी बात कर रहा हूँ कि पशुशाला की इकाइयाँ कौन कौन सी होती हैं, कि पशुशाला जब अपन लोग बनाते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से आयाम, कौन कौन से नियम हैं जिनको अपन लोग मद्देनजर रखते हुए उनको बनाते हैं, उसके बारे में अपन लोग चर्चा करें। जिसमें सबसे पहला अपना आता है बाह्य दीवार। बाह्य दीवार की बात करें तो पशुशाला की बाह्य दीवार पक्की भी हो सकती है। पक्की की बात करें तो ईंट है, सीमेंट है, RCC है, उसके माध्यम से अपन लोग क्या करते हैं, पक्की दीवार करवा देते हैं। अगर पक्की दीवार नहीं करवा सकते, पशुपालक की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, तो वो क्या कर सकता है, अपने जो तार वार होते हैं, कटेलिया झाड़ियाँ होती हैं, या अपने जाल टाइप में होता है ना जो आजकल आ रहे प्रेजेंट टाइम में, एल्यूमिनियम के जाल या तार या कटेली झाड़ियों के द्वारा भी दीवार का निर्माण कर सकता है। और अधिकतम दीवार की ऊंचाई 5 फुट तो कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि अन्य जो पशु हैं उनसे सुरक्षा करने के लिए पशु। तो ये हो गए बाह्य दीवार। इसके बाद में अपन बात करते हैं ढका हुआ क्षेत्र। दूसरा आता है ढका हुआ क्षेत्र। तो चाहे खुली आवास व्यवस्था हो चाहे बंद आवास व्यवस्था हो, दोनों के अंदर कुछ क्षेत्र क्या होता है, ढका हुआ रहता है। जैसे मान लो खुली आवास व्यवस्था है, बरसात का मौसम हो गया, बारिश आ गई, तेज धूप पड़ रही है, तो पशु खुले में तो रह नहीं सकता, तो उसके लिए अपन को आवास व्यवस्था, जो छायादार व्यवस्था है वो करनी पड़ेगी। तो उसके लिए अपन लोग क्या करते हैं, पशुशाला के अंदर थोड़ा सा जो हिस्सा होता है उसको क्या करते हैं, ऊपर से ढक देते हैं, जिससे पशु विपरीत मौसम या प्रतिकूल जब मौसम होता है, जैसे अधिक सर्दी है, अधिक गर्मी है, अधिक तेज बरसात है, उस मौसम में अपनी क्या कर सकता है, सुरक्षा कर सकता है। आगे बात करते हैं, तीसरा आता है केटल शेड का मतलब होता है गाय भैंसों को चरने के अलावा आराम करने के लिए कुछ जगह उपलब्ध करवाई जाती है पशुशाला के अंदर, जिसमें क्या करते हैं, जो नवजात हैं या हिपर अवस्था वाले पशु हैं, गाभिन भी हो सकते हैं, बिना गाभिन भी हो सकते हैं, वो क्या करते हैं, चारा खाना पीना खाने के बाद में कुछ समय के लिए आराम करते हैं, तो उनके लिए छाया की व्यवस्था करनी पड़ती है, जिसको क्या बोलते हैं, केटल शेड बोलते हैं। आगे अपन बात करते हैं पानी के लिए वाटर टैंक, पानी का हौद। तो पशुशाला के अंदर पशु के चारा खाने के बाद में तुरंत उसे पानी पिलाने के लिए व्यवस्था की जाती है, जिसको अपन हौद वगैरह बोलते हैं, तो वह भी अपने पशुशाला के अंदर होनी चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं, आगे पॉइंट आता है दुग्ध गृह।
तो दुग्ध गृह का मतलब होता है कि पशुशाला के अंदर वे पशु जो दुग्ध देते हैं उनको जब दुग्ध निकाला जाता है, दुग्ध निकालने के बाद में पशुशाला के अंदर एक विशेष प्रकार का स्थान होता है जो निसंक्रमित होता है, कोल्ड स्टोरेज होता है। वहाँ पे दूध को कुछ समय के लिए रखा जाता है ताकि वो ख़राब ना हो सके। जैसे डीप फ्रीज वगैरह की बात करें, कुछ आधुनिक मशीनों का उपयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब दुग्ध गृह का मतलब हो गया कि पशुशाला का वह स्थान या वह जगह जहाँ पे दुग्ध को कुछ समय के लिए रखा जाता है। आगे बात करते हैं काफ शेड। आगे बात करते हैं काफ शेड। काफ शेड का मतलब हो गया कि नवजात बच्चों के लिए पशुशाला के अंदर कुछ जगह इस प्रकार से चिन्हित की जाती है कि इस जगह में नवजात बच्चों को रखा जाता है, जिससे बड़े पशु हैं या बड़े जो वयस्क जीव हैं वो उनको नुकसान ना पहुंचा सके। इसलिए काफ शेड का मतलब हो गया नवजात बच्चों के लिए जो घर होता है उसको बोलते हैं काफ शेड। इसके बाद में अपना नया शब्द आता है बुल शेड। बुल शेड। बुल शेड का मतलब होता है वह सांड जो प्रजनन के काम में लिया जाता है, जिसके लिए एक अलग से जगह होती है, अलग से कमरा होता है पशुशाला के अंदर है, जिसको प्रजनन के काम में लिया जाता है। और इस कमरे में बुल शेड में इतनी जगह होती है कि सांड अपनी एक्सरसाइज भी कर सकता है। और 8 नंबर पे आता है, 8 नंबर पे जो आपकी इकाई है वह आती है आइसोलेशन बॉक्स। आइसोलेशन बॉक्स। आइसोलेशन बॉक्स के अंदर जो बीमार पशु होते हैं उनको रखा जाता है। किनको रखा जाता है? जो बीमार पशु होते हैं उनको, क्योंकि अगर सभी के साथ रखेंगे जो बाकी के अन्य पशु हैं वो भी क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे, बीमारी से संक्रमित हो जाएंगे। इसलिए उनमें आइसोलेशन बॉक्स में जो बीमार पशु है उनको रखा जाता है। आगे आपका आता है खुला क्षेत्र। खुला क्षेत्र। पशुशाला के अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि पूरे क्षेत्रों को ऊपर से बंद कर दिया जाए टेन सेट की सहायता से। कुछ क्षेत्र क्या रहता है? खुला भी रहता है, जिसमें क्या करते हैं पशुओं को विचरण करना, मतलब पशुओं को खाना पीना खिलाने के बाद में कुछ समय के लिए वहाँ पे घुमाया फिराया जाता है। साथ में क्या करते हैं पशुओं के लिए हरा चारा, जो अपन लोग हरा चारा उगाते हैं उसकी व्यवस्था करने के लिए भी कुछ क्षेत्र को क्या रखते हैं? खुला रखा जाता है। आगे अपन बात करते हैं इसके बाद में अपने कुछ और जो इकाइयाँ आती हैं वो आती हैं गोबर व मूत्र निष्कासन की व्यवस्था। गोबर व मूत्र निष्कासन। कहना मतलब गोबर और मूत्र को इस प्रकार से व्यवस्था बनाई जाती है पशुशाला के अंदर। गोबर के लिए एक अलग से जगह प्रयुक्त की जाती है कि यहाँ पे पशुओं का गोबर डाला जाएगा। मूत्र के लिए पशु के पीछे की साइड में एक नाली बनाई जाती है, जिसके ऊपर प्रति एक फुट के ऊपर 1 इंच का क्या रहता है? ढाल रहता है, जिसे अगर कोई पशु वहाँ पे पेशाब वगैरह मूत्र वगैरह करता है तो वो तुरंत ही बाहर आ जाता है, पशुशाला से वहाँ अंदर इकट्ठा नहीं रहता। इस प्रकार से एक विशेष प्रकार की पद्धति के द्वारा इनको बनाया जाता है। साफ सफाई के लिए रास्ता 11 नंबर पे आता है। साफ सफाई के लिए रास्ता। पशुशाला के अंदर लंबे समय तक पशुओं को चारा खिलाने से, भाई जैसे मान लो कि पशुओं को अपन लोग चारा खिला रहे हैं तो ज़रूरी तो है नहीं कि लगातार वो उसके अंदर बिना फालतू में जो एक्स्ट्रा चारा पड़ा रहता है उसको कुछ समय के बाद में क्या किया जाता है? साफ़ सफाई की जाती है, ताकि वह अच्छी तरीके से वहाँ से जो एक्स्ट्रा चारा है उसको हटा लिया जाता है कुछ समय के बाद में। आगे अपन बात करते हैं फर्श की। पशुशाला के अंदर फर्श पक्का नहीं रखा जाता है। कैसा नहीं रखा जाता है? पक्का नहीं रखा जाता है, क्योंकि पशुशाला के अंदर गाभिन पशु भी होते हैं। अगर पक्का फर्श रहेगा तो जो गाभिन पशु हैं उनके गिरने का डर रहेगा, और गिरने से उनके जो पेट के अंदर जो नवजात है, जो भ्रूण है, उनके चोट लगने की संभावना रहती है। इसलिए वहाँ पे हल्की मिट्टी युक्त फर्श रखा जाता है, जिससे बैठने में उठने में उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं आती। आगे बात करते हैं 13 नंबर पे आपका पॉइंट आता है छत। तो पशुशाला की जो छत है वह बारिश में टपकने वाली नहीं होती है।
पशुशाला की जो छत है वो बारिश में टपकने वाली नहीं रखी जाती है। अगर बरसात के मौसम में छत टपकने वाली रहेगी तो पशु बीमार हो जाएंगे, और पशु बीमार हो जाएंगे तो उसका जो उत्पादन है वो क्या होगा, प्रभावित होगा। इसके बाद में अपन लोग बात करते हैं, दीवार की बात हो गई थी, आगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और आते हैं। प्रसव गृह 14 नंबर पे आपका आता है प्रसव गृह। तो प्रसव गृह का मतलब होता है, प्रसव गृह में उन पशुओं को रखा जाता है जिनकी जो प्रसव क्रिया, पार्चुरेशन की क्रिया नज़दीक आ गया, कहना मतलब गर्भकाल जिनका पूरा हो गया या पूरा होने वाला है, कहना मतलब इसमें उन पशुओं को रखा जाता है जिनका गर्भकाल का समय पूरा हो जाता है। ये विशेष प्रकार का निसंक्रमित होता है, किसी प्रकार की बीमारियों से संक्रमित नहीं रहता है, निसंक्रमित रहता है, किसी प्रकार के जीवाणु वगैरह इसमें नहीं रहते हैं। इसके बाद में आगे बात करते हैं, आगे कुछ इकाइयाँ अपनी आती हैं। फिर दोबारा से कृत्रिम गर्भाधान बॉक्स, कृत्रिम गर्भाधान बॉक्स। कृत्रिम गर्भाधान का बॉक्स, कृत्रिम गर्भाधान का मतलब होता है ताव में आई हुई मादा की पहचान करके उत्कृष्ट नस्ल के सांड के सीमन को, वीर्य को इकट्ठा करके उपकरणों की सहायता से ताव में आई हुई मादा की वेजाना या सर्विक्स तक पहुंचाने की जो क्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, कृत्रिम गर्भाधान। तो इसके लिए एक विशेष प्रकार का बॉक्स बनाया जाता है जिसको अपन ट्रेविस बोलते हैं, अर्गड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेविस बोला जाता है या अर्गड़ा बोला जाता है, जो पशुशाला, ये अपने पशुशाला के अंदर रखना पड़ता है। जैसे मान लो कोई पशु बीमार हो गया, उसको इंजेक्शन लगाने के लिए कोई पशु है जो दुग्ध नहीं दे रहा है, उछल कूद करता है, तो उसको इसके अंदर डालकर उसका दुग्ध निकाल लिया जाता है। जैसे कोई पशु बीमार हो गया तो उसको इंजेक्शन वगैरह इसके माध्यम से लगा दिया जाता है। इस प्रकार से पशुशाला की जो महत्वपूर्ण जो इकाइयाँ हैं उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण इकाइयाँ हैं, और इन सारी इकाइयों की जब पूर्ति कर ली जाती है तो एक उच्च या उत्तम क्वालिटी की जो आपकी पशुशाला है वो तैयार हो जाती है। इसके बाद में अपन लोग बात करते हैं खुली आवास व्यवस्था है, जिसके लाभ मैंने कल बताए थे आपको। तो और उसी प्रकार से बंद आवास व्यवस्था के भी कुछ लाभ हैं, कुछ हानियां भी हैं, वही पता है। हर चीज़ का, किसी चीज़ का जिसका लाभ होता है उसका थोड़ा बहुत नुकसान भी मिलता है। पशुशाला है, बंद के खर्चे की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, कम खर्चे पे पशुओं को संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती है, मेहनत की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। खुली आवास व्यवस्था में मेहनत की कम आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार से कहने का मतलब ये अपना वाला जो पशुशाला वाला चैप्टर कंप्लीट है। इसके बाद में आगे वाला जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसके बारे में अपन लोग कल अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।